बस अब से 24 घंटे बाद, ठीक 24 घंटे बाद देश को वो तारीखें पता चल जाएंगी जब लोकसभा का चुनाव होगा। किसका राज तिलक होगा और कौन सत्ता पाने के लिए जनता के बीच असली मुद्दों पर हल्ला बोल पाएगा। शनिवार दोपहर 3 बजे का समय तय हो चुका है। यह तय है कि चुनाव देश के 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं। लोकसभा के साथ कुछ विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है। 547 सीटें, करीब 97 करोड़ वोटर और एक फैसला। किसकी गारंटी चलेगी, किसका न्याय चलेगा, इन सब के लिए तारीखों के ऐलान से पहले एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जो सीटों का टारगेट तय कर चुके हैं। 370 सीट बीजेपी के लिए, 400 पार का नारा एनडीए के लिए, और दूसरी तरफ विपक्ष है जो ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहा है। जनता हर सवाल को देख रही है, फैसला जनता का होगा। लेकिन पहले हम आपको विपक्ष के आरोप दिखाते हैं। ये पूरी चुनाव की यंत्रणा जो है वो मोदी जी के कब्जे में है, अमित शाह के कब्जे में है। फेयर इलेक्शन नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे हमारा दबाव रहे उनके ऊपर। इस देश को, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी है और आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़े तो हमारे जैसे लोग और कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। पूरे देश में 400 पार मोदी जी के लिए पूरी 400 पार की जो सब लोगों ने तय किया है, इस बार 400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है। और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार ऐसा माहौल है। मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के जनता ने पूरा मन बना लिया है और जीत मोदी जी की है, क्योंकि देश में उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन लाया है जो 50-60 सालों में नहीं हुआ, वो 10 साल में उन्होंने करके दिखाया है। इसलिए लोगों को इस बार भी मोदी सरकार चाहिए। एन चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सीएए को लागू करके बड़ा सियासी दांव खेला। अब इस मुद्दे पर भी विपक्ष और सरकार आमने सामने। इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है, जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए। ये कानून जो मोदी सरकार ने आज से 4 साल पहले बनाया था, वो संविधान के खिलाफ है। आप रिलीजन की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते। इसमें कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है और राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। सीएए एक्ट को सिर्फ आप सीएए से मत देखिए, इसको आपको एनपीआर से और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। সংখ্যালঘুরাও তো আছেই। ইচ্ছা করেই কালকের দিনটা বেছে নেওয়া হয়েছে, কারণ কালকে থেকে রমজান মাস শুরু হয়েছে। এটা আমরা বুঝি। বিজেপির খেলা হচ্ছে হিন্দুতে হিন্দুতে ভাগ করে দেওয়া, মুসলিমে মুসলিমে ভাগ করে দেওয়া। तो चुनाव के ऐलान की प्रतीक्षा थी, किसी भी समय चुनाव का ऐलान किया जा सकता था। अब तारीख मुकर्रर हो चुकी है, यानी कल, आज से 24 घंटे बाद दोपहर 3 बजे घोषणा कर दी जाएगी। और इसी पर हम ये खास आपको सभी राजनीतिक नेताओं की जो पार्टियां हैं उनकी प्रतिक्रिया और उसके साथ ही क्या हो सकता है, कितनी तैयारी है। हमारे साथ 2 संवाददाता हमारे इस समय जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक लखनऊ से जुड़ रहे हैं, संजय शर्मा दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, ये बताइए कि चूंकि यूपी पर ही सबसे अधिक नजर रहती है, उत्तर प्रदेश पर सारी पार्टियों की नजर रहती है, सबसे अधिक सीटें यहां से आती हैं। सीएए का मुद्दा आया तो लगा कि कहीं ऐसा ना कि एक बार फिर विवाद जो है भड़के, लेकिन शांति नजर आती है हर तरफ। क्या हम समझें कि चुनाव में मुद्दे के तौर पर भी यह शांति रहेगी?
बिल्कुल श्वेता, लॉ एंड ऑर्डर तो इस सरकार का सबसे बड़ा कह सकते हैं मूल मंत्र रहा है और 2022 का चुनाव उन्होंने उस मुद्दे पर जीता है, जो मुझे लगता है। लेकिन 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश के लिहाज से बेहद अहम है। अगर बीजेपी 370 की बात करती है या एनडीए 400 पार की बात करती है तो इसमें इस 80 सीटों का बहुत बड़ा महत्व है। और इस 80 सीट में अगर आप देखें तो 2019 में बीजेपी 64 सीटें जीती थी और सपा और बसपा के गठबंधन होने की वजह से 16 सीटें उस गठबंधन को गई थी। लेकिन इस बार सपा और बसपा अलग अलग लड़ रहे हैं। सपा कांग्रेस के साथ है, बीएसपी अलग है और बीजेपी का अपना गठबंधन है। तो इस बार ट्रायंगुलर कंटेस्ट होने वाला है। बीजेपी ने दावे तो 80 में 80 सीट के कर रखे हैं, लेकिन बीजेपी के भीतर के नेता भी मानते हैं कि 80 में 80 तो बिल्कुल असंभव है। लेकिन हाँ, इस बार वो 2014 का जो उनका रिकॉर्ड रहा है लगभग 71 और 2 73 सीटों का, वो उसके आसपास होने की उम्मीद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप तैयारियों के लिहाज से देखें तो 2019 में 7 चरणों में चुनाव हुए थे। बीजेपी को लगता है कि इस बार भी लगभग 7 चरण में ही चुनाव होंगे और हर चरण में उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई इलाका जरूर होगा जहां पर चुनाव होते हैं। तो पश्चिम से शुरू होता है और पूरब तक ये चुनाव होते हुए चले आते हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से इस बार इस तैयारी को किया है उसको भी आप समझ लीजिए। मुख्यमंत्री पिछले कई दिनों से लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के टूर पर है। हर दिन किसी न किसी जिले में वो हजारों करोड़ के शिलान्यास, अनावरण, इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान कर रहे हैं। तो सरकार को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में देश में चुनाव कब लागू हो रहा है और उसके लिए जितने ऐलान, जितनी घोषणाएं करनी है सरकारी तौर पर, वो उस पर सरकार लगी हुई है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी के दौरे यहाँ चल रहे हैं। और रही बात उन भावनात्मक मुद्दों की, चाहे वो सीए का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक हो या फिर लाभार्थी हो या फिर सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, सबको पैरेलल लेकर के चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी खासी आश्वस्त है और उसे लगता है कि प्रधानमंत्री के जो ये 10 साल के काम है और योगी सरकार के जो लॉ एंड ऑर्डर है और जाहिर है, और जहां पर प्रधानमंत्री का ही लोकसभा क्षेत्र और प्रधानमंत्री के चैलेंजर का भी हो सकता है। अब इंतजार है राहुल गांधी और अमेठी के निर्णय को लेकर। लेकिन संजय, हम यही समझें कि 7 से 8 दौर में ही, 7 से 8 चरणों में ही ऐलान होगा इन सभी जो चुनाव हैं, और होली के बाद, होली के आगे जो शुरुआत से ये कोशिश थी कि सीबीएसई की परीक्षाएं हो जाएं, 10वीं 12वीं की परीक्षाएं हो जाएं, त्योहार निकल जाए, यही हम समझे अभी 7 से 8 दौर? सूत्र तो ये बता रहे हैं कि 7 से 8 नहीं, 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। और उसमें यह भी कहा गया है कि चूंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव की भी प्रबल संभावना है, तो इसे देखते हुए, जैसे कि अभिषेक बता रहे थे, तो मुझे तो ये लगा कि चुनाव के लिए सभी पार्टियां यानी सभी गठबंधन अलायंस और ऐलान, इन दोनों चीजों पर भरोसा करते हैं। लेकिन ऐलान और अलायंस के अलावा कुछ चीजें अलाइनमेंट भी होती हैं। निर्वाचन आयोग ने इस बार आईपीएल को भी ये रखा है कि ये कई कसौटियां होती हैं जिस पर चुनाव कार्यक्रम तय किया जाता है, जिसमें यह है कि एक तो बच्चों की परीक्षाएं, फसल का टाइम, मौसम की स्थिति, इसके अलावा पर्व त्योहार और बाकी कोई सार्वजनिक छुट्टी का कार्यक्रम ना हो। इसी में एक और इंटरटेनमेंट यानी क्रिकेट का भी है, जिसमें क्रिकेट को ध्यान में रखा जाता है कि वो हो तो फिर उससे आजू बाजू होकर ही चलना चाहिए ताकि वोट परसेंटेज ज्यादा हो। राजस्थान का आपको याद होगा कि पिछले राजस्थान विधानसभा के चुनाव में एक चुनाव की तारीख, मतदान की तारीख ऐसी थी जिस दिन देव उत्थान एकादशी के मौके पर विवाह का बहुत जबरदस्त मुहूर्त था। फिर आयोग को इस ओर ध्यान दिलाया गया और आयोग ने तुरंत चुनाव की तारीख, मतदान की तारीख बदली, क्योंकि ये कहा गया कि या तो अधिकतर लोग बारात गए होंगे या बारात का स्वागत कर रहे होंगे, तो ऐसे में वोट डालने वाले लोगों में कमी हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ने तुरंत आजू बाजू हटते हुए दूसरी तारीख का ऐलान किया और 2 दिन बाद चुनाव की तारीख तय की। तो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, यानी अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। तो अलाइनमेंट के साथ राजनीतिक पार्टियां जहां ऐलान और अलायंस की बात करती हैं, वहां निर्वाचन आयोग अलाइनमेंट की बात करता है। और उसमें मुझे लग रहा है कि 10 अप्रैल के बाद से मतदान का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इसमें 6 या 7 चरणों में मतदान के बाद मुझे लग रहा है कि 21 या 22 मई तक ये सारा सिलसिला चलेगा और उसके 2-3 दिन के बाद मतगणना हो जाएगी और मई के आखिरी हफ्ते में गठन की प्रक्रिया, लोकसभा के गठन की और जिन विधानसभाओं के चुनाव होने उनके गठन की प्रक्रिया हो जाएगी, जिसमें कहते हैं कि उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और सिक्किम है। ये चुनाव तो हमेशा पिछले कई दशकों से
लोकसभा के साथ ही होते आए हैं। इसमें तेलंगाना भी था, लेकिन तेलंगाना में कुछ राजनीतिक स्थितियों की वजह से स्थिति बदल गई है। लेकिन उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनाव जो परिस्थितियां हैं उसके मतलब ये सबसे मुफीद समय है जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कह दिया है कि 31 सितंबर तक वहां चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। तो अगर अभी से देर करते हैं, इस मौके पर नहीं होता है चुनाव, तो फिर आगे जैसे ही ये प्रक्रिया खत्म होगी उसके कुछ दिनों बाद से अमरनाथ की यात्रा शुरू हो जाएगी, फिर बारिश का सीजन शुरू हो जाएगा और उसके साथ ही फिर आगे फसल का सीजन आ जाएगा। जितने चुनाव यहाँ पर एक साथ होंगे लोकसभा के, वो भी एक तरीका हो सकता है ये समझने का। 2009 में सबको याद होगा जब आम चुनाव होने थे तो आईपीएल को साउथ अफ्रीका शिफ्ट करना पड़ा था, क्योंकि देश में चुनाव चल रहे थे उस समय। रोहित सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम बिहार की तरफ रुख करें उससे पहले हम बिहार की ही राजनीति से जुड़ी नेताओं की आपको बातें सुनाते हैं, जहां युवाओं से जुड़े मुद्दे, रोजगार का मुद्दा आजकल बहुत अहम है, चुनाव में भी बहुत अहम होने वाला है। तो क्या कह रहे हैं वो पहले सुनाते हैं और फिर हम चलते हैं रोहित के पास, क्योंकि वहां आज कैबिनेट विस्तार भी होना है। पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर उस दौरान रिश्वत का खेल भी जमकर होता था। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। इतना ही नहीं, सरकार का बहुत जोर है कि भर्ती प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाए। इससे हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पकोड़े बेचो, और सबसे जरूरी मुद्दा है देश के सामने, हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे।